यहाँ एक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है। हम जानते हैं कई प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है, कोई साइबर क्राइम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको बहुत प्रकार से पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना होता है। तो भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें से चंडीगढ़ में भी एक है। तो वहाँ हर वीक हम लोग देखते हैं 40-50 ऑफिसर्स आते रहते हैं। साल में ऑलमोस्ट 52 कोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगे पूरे साल भर में। तो बहुत सुचारू रूप से आप ट्रेनिंग करते हैं और हर ट्रेनिंग कोर्स में आप एक ब्रह्मा कुमारी का लेक्चर फिक्स करके रखा हुआ है। तो एक सिस्टर वहाँ आएगी। बहुत सुंदर बात है, तालियां बजाकर आप उनका धन्यवाद करें। तो कुछ न कुछ उनको क्राइम के बारे में तो और उनको सिखाने वाले बहुत हैं कि कैसे उसको फेस करना है या चेक करना है, लेकिन उनको कुछ पॉजिटिविटी, व्यक्ति खुद दूसरा घूमते घूमते खुद ही परेशान ना हो जाए, उसे कुछ शांति की, प्रेम की बातें भी याद रहें, वो भी यहाँ सीखने को मिल जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, ऐसे आप परमात्मा से सबको जोड़ के रखते हैं। आदरणीय सचदेवा जी। छोटे बच्चे और जो नौजवान हैं जो भी आगे बैठ सकते हैं, बहुत सुंदर मैट लगे हैं, यहाँ से दिखता भी अच्छा है और प्रसाद भी पहले मिलेगा अगर आगे बैठेंगे तो अच्छा है आप आगे आ जाएं तो। और मुझे पता चला है कि आगे वाले पैकेट थोड़े बड़े हैं प्रसाद के, पीछे वाले छोटे हैं, तो आप आगे जितना जल्दी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और माताएं तो जवान हैं ही, सब अपने को समझती हैं, वो भी कुछ आगे आ जाए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कविता दीदी के कारण मैं यहाँ पर हूँ, आप सबसे मिल पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए एक तरह से मजबूर किया। और बहुत समय से ये मुझे बोलते थे कि मैं आऊँ शिवरात्रि पर भी, जन्माष्टमी पर भी, पर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, वही जैसे अभी ये बोल रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने क्या कहें, हम व्यस्त हो जाते हैं, सो कॉल्ड व्यस्त हो जाते हैं कि हम कई बार जो ज़रूरी चीज़ें भी हैं उनके लिए भी समय नहीं निकाल पाते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस की फीलिंग हो रही है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और मुझे खुशी है कि मैं आ पाई हूँ। दीदी बहुत अच्छी बातें करती हैं और जो ये बोलते हैं, जो ये हमें जो करने के लिए प्रेरित करते हैं, मेरे विचार से भी वो जितना हम अपने अंदर इम्बाइब कर पाए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी जितना भी हम उसको इम्बाइब कर पाए तो वो हमारे लिए शायद फायदे की चीज़ ही है। हम सब जानते भी हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या नहीं, लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, बहुत बार हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत बार दीदी हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, जैसे आपको बताया कि मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूँ और हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स, इन सर्विस पुलिस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के आते हैं। मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सीनियर ऑफिसर्स को की ट्रेनिंग को कैटर करता है। तो मैं बहुत बार इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये आकर वहाँ पर उनके लिए सेशंस लें, क्योंकि स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है। हमारी नौकरी ऐसी है कि हम बोलते हैं हम बहुत स्ट्रेस्ड है, लेकिन स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है और उस स्ट्रेस से कैसे डील करना है ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और बीच बीच में उस स्ट्रेस को तोड़ना, जैसे आप स्ट्रेस में चलते जा रहे हैं तो एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इनको बुलाती हूँ, ये वहाँ पर सेशंस लेते हैं और हमारा सबका फीडबैक ये रहता है, जो ऑफिसर्स आते हैं, कि हमें बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेट करें, वापस जाकर हम जो बातें बोली गई हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आप लोग यहाँ आए हैं इस वर्क के ऊपर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हम सबको प्रिय है, क्योंकि भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुन सुन के ही हम बड़े होते हैं। शुरू से मेरे ख्याल से जो पहली कहानी हमारी मदर उनको सुनाती हैं वो श्री कृष्ण की ही बचपन की कहानियाँ सुनाती हैं और फिर हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण, मैं सिर्फ एक बार में आते आते गाड़ी में ऐसी सोच रही थी कि मैं जन्माष्टमी पे जा रही हूँ, श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए आ रही थी। तो मुझे जो लगता है कि श्री कृष्ण के जीवन से
ये डेफिनेट है, मेरे को भाषण देना नहीं आता, बट श्री कृष्ण के जीवन का हर प्रसंग प्रेरणा देता है। शायद मेरी भी बेटी छोटी थी तो मैं उसको बहुत कहानियाँ सुनाती थी और बड़ी इंटरेस्ट से सुनती थी कि कोई भी तुम्हें एपिसोड पकड़ लेते थे और उसको सुनाने लग जाते थे। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है श्री कृष्ण के जीवन से हम सीख लेते हैं वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी की हर स्थिति में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हम किसी भी स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। अगर हम श्री कृष्ण को देखें तो श्री कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ, उसके बाद वो अपने माँ बाप से बिछड़ के कहीं और चले गए, गोकुल में किसी और के घर में पले। फिर उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है पर ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि वो उसके बाद कभी गोकुल वापस नहीं गए। उसके बाद उनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, वो अर्जुन के सारथी तक बने। मतलब अगर हम देखें वो गाय चरा रहे थे, वो साथी बन रहे थे, लेकिन हर रोल में उनकी अडेप्टेबिलिटी कितनी अच्छी थी, वो हर रोल में खुश थे। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है मेरे को लगता है श्री कृष्ण के जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ये अडेप्टेबिलिटी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम जिस भी स्थिति में हो हम उसमें अपने आप को ढाल लें। अगर आज गाय चरानी पड़ रही है तो क्यों नहीं खुशी खुशी, अगर आज तुम्हें साथी बनना पड़ रहा है तो क्यों नहीं खुशी खुशी। और दूसरा जो मुझे उनके जीवन के बारे में सबसे अच्छा लगता है वो है कि वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे। जो सुदामा की कहानी है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि वो उन्होंने दोस्ती निभाने की जो एक हमारे को एक प्रेरणा दी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। दोस्ती, नाता, रिश्ता, जो अभी दीदी भी बोल रही थी, तो ये बड़ी प्रेरणादायक सी चीज़ें हैं उनके बारे में। और मुझे कृष्ण, जब भी मैं श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति देखती थी या भी देखती हूँ तो मुझे जैसे आप सबको भी लगता होगा वो हमेशा खुश उसमें होते हैं। बांसुरी भी जा रहे हैं, खुश है, मस्त है, तो शायद वो संदेश यही देते हैं कि हमें अपने जीवन में खुशी खुशी रहना चाहिए। खुश रहो, बांसुरी बजाना प्रतीक है कि मस्त रहो अपने जीवन में और बेकार की चिंताएं मत करो। श्री कृष्ण का जो मेन उपदेश हम हर जगह पढ़ते हैं वो यही है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म करो बाकी छोड़ दो। तो खुश रहो, अपना काम कर दिया उसके बाद बेकार की चिंता मत करो, तुम्हें फल मिल ही जाएगा। तो यही शायद सार है। हम पूरा तो नहीं इसको अडॉप्ट कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। हम भी अगर अपने अंदर देखें ना तो हम जीवन में बहुत बार एक जिसे रैट रेस बोलते हैं उसमें पड़े हुए हैं। हम एक मशीनी तरीके से जीवन जीने लगे हैं, एक मशीन की तरह जीते हैं। हम अपने बच्चों को मजबूर करते हैं एक मशीनी टाइप का जीवन जीने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, तुम पढ़ो, ऐसा कैरियर बनाओ जिसमें बहुत सारा पैसा कमा सको, उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें दिन रात पढ़ना पड़े, तुम्हें कोटा जाके ट्यूशन लेनी पड़े, तुम अब्रॉड चले जाओ, बाहर चले जाओ, तुम वहाँ रह के सेटल हो जाओ। बाद में भी तुम्हें उनसे प्रॉब्लम है कि वो बाहर चले गए, हम अकेले रह गए यहाँ पर, अब ओल्ड एज में हम लोग नहीं है। लेकिन हम उनको बना क्या रहे हैं, हम किस रेस में डाल रहे हैं उनको? क्या ये पैसा, सक्सेस, पोजीशंस, क्या यही अल्टीमेट है, क्या यही खुशी है? ऐसा है नहीं है मेरे ख्याल से। तो अल्टीमेट आदमी क्या चाहता है, वो जिंदगी में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी हद तक है। मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज में तुम्हारा कोई स्टेटस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो खुशी है, सेटिस्फेक्शन। तुम्हारे पास 1000 गुना पैसा हो, तुम्हारे पास 1000 गुना पावर हो, तुम्हारे को संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है तुम्हारे को अपने जीवन में, तो क्या हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड लोग हो। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते होंगे, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी अच्छी पावरफुल पोजीशंस के ऊपर है, लेकिन उनका बिहेवियर एक ऐसा बन जाता है फ्रस्ट्रेशंस के कारण। आई एम टेलिंग यू, वो आउटर बिहेवियर किसी को लगता है कि वो ईगोइस्ट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आदमी ईगोइस्ट नहीं होता, वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होता है। दैट पर्सन इज एन अनहैप्पी पर्सन, और वो अनहैप्पीनेस उसके बिहेवियर में झलकती है, उसकी रूडनेस में, उसके एरोगेंस में। तो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारी रैट रेस ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। आजकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बोलते बोलते मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी खुशियों को कैसे, अपने परिवार की खुशियों को कैसे दरकिनार करते चलते जाते हैं और हम एक रैट रेस में कैसे बढ़ते आते हैं। ये एपिसोड्स अभी जैसे मेरी बेटी है, उसने अभी 10th किया और अभी वो 11th में गई है। तो मैं रैट रेस की जो बात कर रही थी कि हम कैसे अपने जीवन में खुशियाँ साइड पे करते हैं और मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली वी आर ऑल अनहैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। सो सभी बच्चों की तरह, सभी पेरेंट्स की तरह मैंने नहीं उसको बोला, लेकिन पीयर प्रेशर वाज दिस कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम साइंस पढ़ोगे,
अच्छी है पढ़ाई में, अभी रिजल्ट निकला नहीं था 10th का, तो उसने साइंस अडॉप्ट किया, जबकि उसको साइंस पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कोर लेना एक अलग बात होती है, पढ़ना अच्छा लगना एक अलग बात होती है। तो वो हमेशा रो रो के पढ़ती थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम क्यों ले रही हो? उसने कहा कि नहीं, सभी अच्छे बच्चे साइंस लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता, साइंस में ही कैरियर है। ठीक है, उसके बाद 10th का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, शी स्कोर 93% मार्क्स। तो अब प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो मैं उसको बीच में बोल रही थी कि सोच ले कुछ दिन, मुझे लगता नहीं है, देखो दिस इज लॉन्ग टर्म, तुमने 6 साल पढ़ना है इसको, तो सोचो। बट द प्रेशर वाज सो मच ऑन हर कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर मैं अब साइंस ना लूँ या मैं चेंज करूँ तो मेरा इंप्रेशन बहुत गलत होगा, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो आई टोल्ड हर, आई काउंसल्ड हर एंड आई सेड डोंट थिंक अबाउट, क्योंकि मुझे पता है कि वो साइंस नहीं पढ़ना चाहती है, उसको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मेरे ऊपर भी, मैं जिससे भी बात करती थी वो मुझे कहता था कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, योर चाइल्ड इज सो ब्रिलियंट, तो उसको साइंस पढ़नी चाहिए, उसको बीटेक करनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अल्टीमेटली after lots of thoughts, deliberations for maybe 10 days, I changed her, I got her stream changed. So इन दौरान मैं ये बातें बहुत सोच रही थी कि हम क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं हम अपने बच्चों को मजबूर करते हैं, मतलब वही जो मैंने अभी कहा, मैकेनिकली फंक्शन करने के लिए। तुम्हें कुछ पसंद है कि नहीं है, तुम्हें करना है, क्यों? बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली यूजफुल, यू नो। तुम्हें इतने लाख का पैकेज मिलेगा अगर तुम ये कर लोगे, तुम ये करोगे। माई डॉटर एट वंस सेड दैट व्हाई डू पेरेंट्स फोर्स? आई सेड आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट शी सेड आपके भी मन में तो होगा। सो आर वी कमोडिटीज, आर वी योर एसेट्स, दैट आप लोग अपने बच्चों को इस पोजीशन पे ले जाकर आप को अच्छा लगता होगा। और एक स्टेज पर उसने मुझे यहाँ तक कहा कि आप मम्मा अपने कलीग से बात करो, ये आपको ऐसा कह रहे हैं, अगर मैंने साइंस स्ट्रीम नहीं ली तो क्या आपको बुरा लगेगा, आपको बेइज्जती फील होगी ये बताने में कि मेरी बेटी साइंस नहीं पढ़ रही है, वो कॉमर्स पढ़ रही है। सो यू नो दैट इज आवर माइंडसेट। यहाँ से जो अनहैप्पीनेस है वो शुरू होती है और हम रीड करते हैं उसको नोइंगली। वी नो दैट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। सो मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलना चाहती, हम सब समझ आ रहे हैं। लेकिन इन मौक़ों पर, जैसे अब मैं आई हूँ तो मैं भी सोच रही हूँ, या हमारे सामने कोई स्थिति आती है तब हम सोचते हैं। तो ये मौके, ये गैदरिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। रूटीन में हम अपने जीवन में रोज़ के काम धाम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये भी तो हम बातें तब सोचेंगे ना अगर हम 10 मिनट बैठेंगे। शायद तभी मेडिटेशन करना ज़रूरी है कि 10 मिनट हम अपने अंदर झांकें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम बात करें। मुश्किल है बहुत, मैं भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाती ऑनेस्टली। दीदी आती है, अगर मैं कहूँ कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, नहीं। पर हाँ, जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती है जब हम सोचते हैं तो ज़रूर हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। और मुझे लगता है यही श्री कृष्ण का जीवन संदेश जो हमें देता है वो यही देता है कि जीवन में हमें अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर स्थिति में अपने आप को ढालने की, और हमें खुशी और संतुष्टि के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए। तो मेरी आपको सबको बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और बेस्ट ऑफ